Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about brain and its structural parts. So start करते हैं। ब्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। जो ब्रेन होता है ये नर्वस सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल नर्व दैट आर टेंड टू कम्युनिकेट विद अदर ऑर्गन्स और सिस्टम। ये ब्रेन जो होता है किस चीज़ का फॉर्म होता है? नर्व टिश्यूज़ का। और नर्व टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो कि बॉडी के अदर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन या इम्पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। सो ये अदर सिस्टम के साथ एक कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। इट कंसिस्ट द फिजियोलॉजिकल सेंटर विच कंट्रोल्स द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ये क्या करता है? ये फिजियोलॉजिकल सेंटर्स को अपने ऊपर कैरी करता है जिसके थ्रू जो अदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है इन्हीं फिजियोलॉजिकल सेंटर्स के थ्रू। ये फिजियोलॉजिकल सेंटर्स कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में। इट इज़ प्रोटेक्टेड विद इन द स्कल। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सेंसरी ऑर्गन होता है जिसमें सभी ऑर्गन्स की या सभी सिस्टम्स की कंट्रोलिंग होती है। तो इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? स्कल से। स्कल क्या होता है? एक बोनी फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ब्रेन आपका सुरक्षित रहता है। और सुरक्षित किस रहता है? बाहरी डैमेज या इंजरी से। सो ब्रेन क्या होता है? देखने में तो एक जैसा लगता है पर ये 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला क्या है? सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम दूसरा, और तीसरा है सेरिबुलम। सो आज हम सेरिब्रम के बारे में स्टडी करेंगे। सो सेरिब्रम क्या होता है? सो स्टूडेंट, आपने शायद ब्रेन का मॉडल अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो बाहर से स्ट्रक्चर आपको टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देता है जिसमें कई सारे रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं, उभार और झुकाव होते हैं, तो वही होता है सेरिब्रम वाला पार्ट। ठीक है। और ये सेरिब्रम वाला पार्ट 2 लेयर से डिवाइडेड होता है। मीन एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर से। ये ब्रेन का 80% मास कवर करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर एंड पार्टीशन थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। ये जो ब्रेन होता है ये 20 से डिवाइडेड होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर का मतलब क्या हुआ? एक लंबवत काट रहती है। फिशर का मतलब एक काट हो गई, लॉन्गिट्यूडनल लंबवत। और सेरिब्रल का मतलब कि सेरिब्रम वाले पार्ट में है। तो ये सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है या 2 हाफ में डिवाइड करती है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अब इस सेरिब्रम के फंक्शन क्या होते हैं? सो इसका जो फंक्शन होता है ये हायर फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि टच, विज़न एंड हेयरिंग और स्पीच को ये इंटरप्रेट करता है। जो भी ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे टच स्किन के थ्रू आता है, विज़न आई के थ्रू, हेयरिंग हो गई, स्पीच हो गई, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको इंटरप्रेट करता है। इट ऑल्सो इंटरप्रेट विद रीजनिंग, इमोशन एंड बिहेवियरल कैरेक्टर। सो ये इंटरप्रेट किसको करता है? रीजनिंग, इमोशनल कैरेक्टर्स को और बिहेवियरल कैरेक्टर्स को भी इंटरप्रेट करता है। इट टेंस टू परफॉर्म द ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। अब ये ऑर्डरली मूवमेंट क्या होता है? ऑर्डरली मूवमेंट होता है कि जब हम चलते हैं स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है। तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे होता है, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चले जाते हैं। तो इसका क्या है? एक ऑर्डर इसमें फॉर्म हो रहा है कि लेफ्ट आगे, फिर राइट लेग आगे, फिर लेफ्ट लेग आगे, फिर राइट लेग। तो इस तरह से एक ऑर्डर फॉर्म होता है। तो ये ऑर्डरली मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शन लाइक हायर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है ये हायर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है या उसको भी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस सेरिब्रम की एनाटॉमी समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, बट ये 2 मैटर से कवर्ड होता है। पहला क्या होता है? अगर इसको हम डेसेक्ट करके देखेंगे, बीच से काट के देखेंगे, डाइसेक्ट इसको करेंगे, तो इसके आउटर वाले पोर्शन में क्या होगा? कुछ ग्रे कलर की लेयर या मेम्ब्रेन या जिसे हम मैटर बोलते हैं वो दिखाई देगा। ये ग्रे मैटर क्या करता है? ये ब्रेन का आउटर पार्ट फॉर्म करता है। पर पहले इसमें वाइट मैटर लिखा हुआ है, तो वाइट मैटर क्या होता है? उस ग्रे मैटर के अंदर का जो पार्ट होता है। ठीक है। तो वो किससे फॉर्म होता है? वाइट मैटर से। ये वाइट मैटर कुछ नहीं होते हैं, जो मैंने आपको बताया ब्रेन जो है नर्व सेल से बना हुआ है। अब नर्व सेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन वाला पार्ट होता है। तो सेल बॉडी का अगर गुच्छा या बंडल इकट्ठा हो जाएगा एक जगह तो क्या फॉर्म करेगा? ग्रे मैटर।
और वाइट मैटर क्या होगा, जो एक्सॉन वाला पार्ट होगा सेल, नर्व सेल का, वो जब आपस में मिलकर एक बंडल बना लेंगे तो वाइट मैटर फॉर्म करेंगे। और ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, इन्हीं नर्व सेल से। तो इट मीन्स जहाँ पर उसकी सोमा वाला पार्ट है, सेल बॉडीज इकट्ठा हो रही हैं, वो ग्रे मैटर को फॉर्म कर रहा है, और उस पोर्शन को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आपको मॉडल में बाहर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है वही होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर तो मॉडल में नहीं दिखेगा, बट रियल ब्रेन को अगर डायसेक्ट किया जाएगा तो अंदर वाइट कलर का मैटर दिखाई देगा, जिसमें नर्व सेल की एक्सॉन वाले पार्ट के बंडल्स होंगे, ठीक है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ, नेमली मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू बीच से बटा हुआ होता है, और इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दो हाफ में डिवाइडेड है, देखिए एक रेड वाला पोर्शन है, एक ब्लू वाला पोर्शन है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल क्या करता है, लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, मतलब जो राइट वाला ब्रेन का पार्ट है वो आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। और जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है, जो आधा भाग है, वो किसको कंट्रोल करेगा, आपके राइट बॉडी पार्ट्स को। दिस अबव हेमिस्फीयर आर पार्टीशन थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर। मैंने आपको बताया 20 से जो डिवाइडेड था वो किसके थ्रू डिवाइडेड था, लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर के। दिस टू हेमिस्फीयर आर कम्युनिकेट थ्रू द बंडल ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कोलोजम। अब ये कॉर्पस कोलोजम क्या होता है, कॉर्पस कोलोजम कुछ नहीं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर होता है। पहली बात क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसको राइट हेमिस्फीयर से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ ये बंडल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराते हैं, ठीक है। अ meninges of dura matter is present over it and having a deep inner extension till corpus callosum called falx cerebri। जो ये पूरा सेरेब्रम का पार्ट होता है आपका ब्रेन का, तो इसके ऊपर कुछ मेनिंजेस होती हैं, मतलब मेम्ब्रेन्स होती हैं। वो क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है मेम्ब्रेन्स के बारे में, ड्यूरा मैटर, अराक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ये तीनों ब्रेन के ऊपर कवर्ड होती हैं और एक कुशनिंग इफेक्ट देती हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इंजरी या किसी भी प्रकार के डैमेज से, ठीक है। बट ये जो मैटर्स होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर क्या है, बीच से डिवाइड हैं, तो बीच में उनके गैप होता है, और किसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट हैं, कॉर्पस कोलोजम के थ्रू। बट ये जो ड्यूरा मैटर और ये जो मेनिंजेस हैं, ये इन गैप वाले पोर्शन में फर्दर एक्सटेंशन प्रोवाइड करती हैं, डीपर एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिनको बोलते हैं फॉल्क्स सेरेब्री, ठीक है। और ये फॉल्क्स सेरेब्री तक जो एक्सटेंशन होता है ये यू शेप में होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। अब ये जो सेरेब्रम होता है ये 4 लोब्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब ये लोब्स होते कहाँ हैं, सो ये इनके लिए मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। सो ये डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि ये लोब्स जो होते हैं ये आपके स्कल में जो बोन वाला पोर्शन है उसके हिसाब से इन जो जिस बोन के नीचे ब्रेन का जो भी पार्ट आ रहा है उसको वही नाम दे दिया गया। जैसे फ्रंटल बोन के नीचे ये जो पार्ट आ रहा है उसको बोल रहे हैं फ्रंटल लोब। पैराइटल बोन के नीचे, पैराइटल बोन आपकी सबसे सेंटर में होती है, उसके नीचे जो पार्ट आ रहा है उसको बोल रहे हैं पैराइटल लोब। पीछे के साइड का जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब। और जो साइड का जहाँ पर आपके ईयर लोकेटेड होते हैं, टेम्पोरल बोन के पास जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं टेम्पोरल लोब। तो ये चारों लोब आप आई थिंक समझ गए होंगे। सो हम कंटिन्यू करते हैं थेरिकल पार्ट के साथ। सो इट ऑल्सो कंसिस्ट द सेरेब्रल ट्रैक्ट। अब इन सभी लोब्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए कुछ ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैक्ट क्या होते हैं, बंडल ऑफ मोटर न्यूरॉन। कुछ ट्रैक्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, बंडल होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के, मतलब न्यूरॉन्स के बंडल जो हैं उनको ही ट्रैक्ट बोल रहे हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं। पहला एसोसिएशन ट्रैक्ट। तो एसोसिएशन ट्रैक्ट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं सेरेब्रम में, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्ट, ठीक। ये काम क्या करते हैं, जो जायराई है, जायराई क्या मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा सा ब्रेन का सेरेब्रम का आउटर पोर्शन आपको दिखाई देता है मॉडल्स वगैरह में, तो उसमें जो ग्रूव वाले पार्ट होते हैं, जो अंदर की ओर धंसे वाले पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं जाइरस, और जो उभरे वाले होते हैं उनको बोलते हैं सल्कस, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल दिया, जो उभरे वाले पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं जाइरस, और जो अंदर की ओर फिशर्स होते हैं उनको बोलते हैं सल्कस, ठीक है। तो ये सभी जाइरस को आपस में कनेक्ट करते हैं ये मोटर फाइबर्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे थे, एसोसिएशन ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये और क्या काम करते हैं, ये प्री मोटर एरिया और प्री फ्रंटल एरिया को
कनेक्ट करते हैं या अटैच करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट जो ग्रे मैटर का बना हुआ है, जिसके अंदर जो सोमा वाला पार्ट होता है नर्व सेल का, वो उसमें रहता है। ठीक है, तो उसको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसी के अंदर हायर थिंकिंग या डीप थिंकिंग के डिसीजन फॉर्म होते हैं, उसी में सारे एरियाज रहते हैं, सेंटर्स होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो उनको किससे कनेक्ट करते हैं ये ट्रैक्ट? प्री मोटर एरिया और प्री फ्रंटल एरिया। ये प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। दूसरा कौन सा ट्रैक्ट होता है? कॉमिशुरल ट्रैक्ट। कॉमिशुरल ट्रैक्ट क्या होता है? ये कुछ नहीं, वही कार्पस कोलोजम है जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। तो ये बंडल ऑफ नर्व सेल्स होती हैं, या बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के, जो कॉर्पस कोलोजम कहलाते हैं, और इन्हीं को ही कॉमिशुरल ट्रैक्ट बोला जाता है। तीसरे होते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट क्या करते हैं? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, जो इनर पोर्शन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर, ठीक है, उस ग्रे मैटर को वाइट मैटर के साथ, मतलब इनर पोर्शन जो होता है ब्रेन का, वाइट मैटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल कुछ कैप्सूल नहीं होते हैं, ये एक तरह के फाइबर्स ही होते हैं, नर्व फाइबर ही होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर टाइप। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के बीच में लोकेटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये कॉर्टेक्स रीजन से थैलेमस के बीच में जो इम्पल्सेस चलती हैं उनको रिसीव करने और सेंड करने का काम करते हैं। किसके बीच में? कॉर्टेक्स रीजन और थैलेमस रीजन के बीच में। ठीक है, बंडल ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड इंटरनल कैप्सूल कॉल्ड पिरामिडल ट्रैक्ट। जब ये सारे फाइबर आपस में मिल जाते हैं और एक बंडल बना लेते हैं तो उनको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। और यही बंडल जब गैंग्लिया और थैलेमस के बीच से जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओनली पिरामिडल ट्रैक्ट, केवल पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। और जब ये गैंग्लिया के बाहर से जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फीचर से ये दिखाते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, द डेकोशेशन ऑफ दिस पिरामिड रिस्पॉन्ड द लेफ्ट और राइट बॉडी पार्ट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट हैंड साइड को कवर करता है, और जो ब्रेन का, सेरेब्रम का राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को कवर करता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो पिरामिड्स मैंने आपको बताया, जो प्रोजेक्शन फाइबर हैं, ये आपस में जाके एक्स टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जो ये इधर वाला रहता है ये राइट हैंड साइड में जाता है, और जो इधर वाले फाइबर्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड के मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस सेरिब्रम में कुछ फंक्शनल एरियाज़ भी होते हैं। तो ये फंक्शनल एरियाज़ क्या होते हैं? ये फंक्शनल एरियाज़ को समझने से पहले मैं आपको इस डायग्राम में केवल एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये आपने लोब वगैरह तो समझ लिया, पैराइटल लोब, सेरिबुलम, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, सब समझ लिया। बट इसी सेरिब्रम में एक फिशर होती है, डीप फिशर, जिसे बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। सल्कस का मतलब क्या हुआ? जो अंदर की ओर एक फिशर जा रही है, एक डीपर इनर फोल्डिंग है, जिसको बोल रहे हैं सल्कस। और अगर बाहर की ओर होती है, देखिए इसमें जो बाहर की ओर स्ट्रक्चर है उनको जाइरस बोल रहे हैं, जो अंदर की ओर गड्ढे टाइप के बना रहे हैं उनको सल्कस बोल रहे हैं। तो ये एक सेंट्रली लोकेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। इस एरिया को आप ध्यान रखिएगा। अब इसी सेंट्रल सल्कस के आसपास ही ये एरियाज़, जो फंक्शनल एरियाज़ हैं, ये लोकेटेड होते हैं। तो पहला है मोटर एरिया। ये क्या करता है? कॉर्टेक्स रीजन, इम्पल्सेस जो होती हैं कॉर्टेक्स रीजन से इम्पल्सेस भेजता है स्केलेटल मसल के पास, स्केलेटल मसल के पास स्केलेटल मूवमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बताया, जो भी डिसीजन वगैरह होता है कॉर्टेक्स रीजन में ही परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इट इज़ फर्दर डिसोसिएट इनटू 3 एरिया। अब ये 3 एरिया में फर्दर डिसोसिएट या डिवाइड किया गया है। पहला है प्री सेंट्रल एरिया। प्री सेंट्रल एरिया मतलब कुछ लगभग बीच में कहीं होगा सेंट्रल पार्ट में। तो ये कहाँ पर होता है? जो सेंट्रल सल्कस मैंने आपको डायग्राम में दिखाई उसके सामने होता है, या फ्रंटल लोब में ये प्लेस्ड होता है। इसका काम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट तभी होगा जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन ये किसके थ्रू होता है? ये जो प्री सेंट्रल एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कौन सा एरिया है? प्री मोटर एरिया। ये कहाँ पर होता है? ये होता है प्री सेंट्रल एरिया जो अभी हमने पढ़ा उसके सामने। ठीक है, उसके आगे की ओर प्लेस्ड होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑर्डरली मूवमेंट। आई होप कि आप ऑर्डरली मूवमेंट समझते होंगे। ठीक,
प्री फ्रंटल एरिया कहाँ पर होता है? ये प्री फ्रंटल एरिया जो होता है, जो अभी हमने प्री मोटर एरिया बताया, उसके जस्ट नीचे होता है, बिलो साइड में होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बिहेवियरल और इमोशनल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये हो गए मोटर एरिया। अब दूसरा कौन सा है? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया है तो इसमें कौन सी न्यूरॉन्स होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, जिनका काम क्या होता है? सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करना और डिकोड करना। ये जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए। मोटर एरिया 3 पार्ट में डिवाइड थे और ये 2 पार्ट में। तो इन ये कौन कौन से पार्ट है? पहला है इसका पोस्ट सेंट्रल एरिया। ये कहाँ पर होता है? जो सेंट्रल सर्कस मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, उसको भूलिएगा नहीं, उसके पोस्टीरियर रीजन में ये लोकेटेड होता है। रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? ये सेंसेशन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, नॉलेज ऑफ मसल मूवमेंट। तो ये पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर की जो ये सेंसेशन होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसका कौन सा पार्ट होता है? पैराइटल एरिया। पैराइटल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पीछे की ओर। तो ये पोस्ट सेंट्रल एरिया के पीछे की ओर या नीचे की ओर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? ये फॉर्म साइड करता है, ये साइड फॉर्म करता है किसके लिए? विजुअल एरिया के लिए, सेंसरी स्पीच एरिया के लिए, ऑडिटरी एरिया के लिए, ऑल्फैक्टरी एरिया के लिए और टेस्ट एरिया। ये सारे एरिया किसके थ्रू आएंगे? सेंसरी इम्पल्सेस के थ्रू। और सेंसरी इम्पल्सेस किससे आती हैं? सेंसरी ऑर्गन से। ठीक, तो टेस्ट एरिया जैसे है तो टंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब टंग इसका सेंसरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी एरिया मतलब ऑल्फैक्शन इसमें होता है, तो इसकी जो इम्पल्सेस होंगी ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएंगी, और जो कहाँ से आएंगी? ऑल्फैक्टरी वाले ऑर्गन से। ठीक, ऑल्फैक्टरी जो सेंसरी ऑर्गन है उससे आएंगी। ऑडिटरी वाला मतलब जो ऑडिटरी इम्पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन, उसके थ्रू आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये उनकी साइट एक फॉर्म करता है, विजुअल एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया और टेस्ट एरिया को। तीसरा कौन सा एरिया होता है? एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया कुछ नहीं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, एसोसिएशन ट्रैक्ट, वो जो एसोसिएशन ट्रैक्ट होते हैं वो इसी एसोसिएशन एरिया में ही होते हैं। इनका काम क्या होता है? टेंड टू इंटीग्रेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़। ये मेंटल एक्टिविटीज़ को, कॉम्प्लेक्स मेंटल हायर थिंकिंग को इंटीग्रेट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। ये 2 एरियाज में फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं। पहला है प्री मोटर एरिया, ये कहाँ पर होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्रोकास एरिया। और ये कहाँ पर होता है? फ्रंटल लोब में या सेंट्रल लोब के जो सेंट्रल सर्कस था उसके ठीक सामने, फ्रंटल लोब में। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? ये मूवमेंट पैटर्न लर्न करता है। जैसे कि किसी की राइटिंग हो गई, अगर उसको राइटिंग किसी की हो गई तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की होती है, तो उसमें ये पैटर्न एक होता है हर एक की हैंड राइटिंग में, तो ये पैटर्न लर्न करने का काम करता है। कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न होता है ना हर एक काम का, तो ये मूवमेंट को या पैटर्न को लर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कौन सा पार्ट होता है? प्री फ्रंटल एरिया। ये कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब के पास, या टेम्पोरल लोब जो आपका ईयर वाला पोर्शन होता है या जो टेम्पोरल बोन होती है इसके पास लोकेटेड होता है, या ये कह सकते हैं कि प्रीमोटर एरिया के नीचे भी लोकेटेड होता है। भी क्या, एक ही बात है। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हायर थिंकिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनमें ये एरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, प्री फ्रंटल एरिया। इसीलिए बच्चों को बोला जाता है कि उनमें हायर थिंकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी कम होती है। ठीक है, बिकॉज उनमें ये प्री फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये सेरिब्रम वाला पोर्शन, पूरा सेरिब्रम वाला पार्ट जो ब्रेन का था, वो अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू।